एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ए टू स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल शिक्षा और शिक्षा जगत की खबर को दिखाता है और शिक्षा से संबंधित सभी खबरों पर नज़र रखता है जो छात्रों के लिए आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम फिर उपस्थित हुए हैं मैट्रिक के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख पाएंगे कि थंबनेल को देखें तो इसमें जो हेडिंग दिया हुआ है, मैट्रिक में 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा। हालांकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये बहुत कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है ऐसा कर दिया गया है कि एक सामान्य विद्यार्थी भी अच्छा स्कोर कर सकता है, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि ये प्रैक्टिस से 2 है, ये भाग 2 है। इसके पहले ही मैंने एक वीडियो दिया था आपको, जो आपको पैटर्न बताया था, और 15 क्वेश्चन का जो सीरीज मैं शुरू किया हूँ उसमें आप देखेंगे कि जो तरीका मैंने बताया है, अगर उस तरीके से आप काम करते हैं, निश्चित तौर पर 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा और बहुत इजी तरीके से बनेगा, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये जो थंबनेल है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इस तरीकों को आप भी सीखें। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सीरीज है सामाजिक विज्ञान से संबंधित, जो भाग 2 है, यहाँ पर भी मैं 15 सवाल को लेकर आया हूँ और उसके साथ डिस्कशन करूँगा। उसके साथ साथ कई सवालों को भी मैंने हल किया है, जिसे आप देखें और इसका लाभ उठाएं। चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। आज के ही नहीं, सिर्फ मैट्रिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसा कि आप जानते हैं ये 15 सवाल का सीरीज है और ये परीक्षा तक आपको ये सीरीज मिलेगा और बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सवाल को आप नकार नहीं सकते हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा संबंधित किससे है, ये आपको देखना है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, लौहयस्क, तांबा। तो आंसर को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसके ऑप्शन पर जाते हैं और उसको देखते हैं एक एक करके। बॉक्साइट, पहले बॉक्साइट के बारे में चर्चा करते हैं कि बॉक्साइट में जो है, भारत इस खनिज भंडार में बहुत धनी माना जाता है। बॉक्साइट के जो खनिज होते हैं, इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है, जिसका उपयोग जो है वायुयान बनाने, श्रेष्ठ विद्युत वाहक जो तार बनता है, और तांबे के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि तांबा बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत वाहक के लिए, लेकिन एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें चूँकि एल्युमिनियम का, इसलिए कि इसमें जंग ना लगने के कारण, मतलब ये इस खास करके जो वायुयान वगैरह या जलयानों में जो प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम का, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए जलयानों की पेंदी पर चादर लगाने के काम आता है इसका, और तरह तरह के बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का। अब इसके क्षेत्र को देख लें कि हालांकि बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है, उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं उसको भी एक बार देख लें। तो झारखंड हो गया, उसके बाद आप चले जाइए छत्तीसगढ़, उसके बाद चले जाइए मध्य प्रदेश, MP, उसके बाद चले जाइए ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये सब जो हैं इसके उत्पादक राज्य हैं, जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं बॉक्साइट के। फिर से मैं बता दूं, प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं आपको बॉक्साइट के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये पहला ऑप्शन हमने देखा। अब बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक जो है, भारत में अभ्रक के भंडार का अनुमान जो है बहुत मुश्किल है, इसका अंदाज़ा लगाना कितना है। मुख्यतः जो है ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, दक्षिण बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है।
हालांकि आपको बता दो कि बहुत दिनों तक इस खनिज के उत्पादन में भारत का एकाधिकार रहा है। अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत का एकाधिकार रहा है, लेकिन अब कई देश जो है इस खनिज की मतलब जो खोज कर लिए हैं और दूसरे देशों में भी ये इसका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता आ रहा है। संसार का 3/4 अभ्रक जो है उत्पादन पहले भारत करता था, क्योंकि यहाँ का जो अभ्रक था सर्वश्रेष्ठ कोटि का था। अब इसका प्रयोग देखें कि अभ्रक का प्रयोग होता कहाँ है। तो मैं बता दूं कि अभ्रक का जो प्रयोग है बिजली उद्योग में, वायुयान और रेडियो निर्माण में अभ्रक के जो चूरे होते हैं, छोटे छोटे चूरे जो होते हैं, उससे ईंटें बनाई जाती है, जो इस्पात कारखानों में हल्की ईंट के रूप में काम आती है। अभ्रक के 3 किस्में हैं। अभ्रक की जो है 3 किस्में हैं। एक होता है सफ़ेद अभ्रक, जो मस्कोबाइट के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ वो इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। मस्कोबाइट ये जो है इस पर कई सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा काला अभ्रक, काला अभ्रक को कहते हैं बायोटाइट। तीसरा होता है जो किस्म होता है अभ्रक का, वो भूरा या हरा अभ्रक होता है, जो फ्लोगोपाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने अभ्रक की किस्में आपने देखी कि 3 किस्म है अभ्रक के, और 3 किस्में जो है, पहला मस्कोबाइट हो गया, दूसरा बायोटाइट हो गया और तीसरा फ्लोगोपाइट हो गया। इसमें पहली किस्म का जो अभ्रक होता है व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अब इसका वितरण क्षेत्र देखते हैं, किस किस राज्यों में इसका उत्पादन अधिकतर होता है। अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन, लौह अयस्क। चूँकि ऐसे मोटा मोटी ऐसे पढ़ने से काफ़ी आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो लौह अयस्क की बात करें तो भारत में लौह अयस्क का जो है जो भंडार है वो संसार का 1/4 है। रूस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सबसे बड़ा भंडार है वो भारत में है। यहाँ का जो लौह अयस्क होता है वो सर्वोच्च कोटि का होता है, सर्वोच्च कोटि का होता है। इसमें क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है उच्च कोटि के लौह अयस्क होते हैं। हेमेटाइट आपका जो श्रेणी है ये सबसे ऊपर माना जाता है, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। मैग्नेटाइट हालांकि दोनों लगभग लेवल का है, लेकिन फिर भी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है उच्च कोटि का माना जाता है। लौह अयस्क की 2 श्रेणियाँ और है, जैसे लाइमोनाइट हो गया, सिडेराइट हो गया। ये निम्न कोटि का लौह अयस्क है जो कि भारत में नहीं पाया जाता। मुख्य तौर पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही भारत में पाया जाता है। मैग्नेटाइट को काला लोहा भी कहा जाता है। काला लोहा कहने का मतलब है इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा है। इसका जो भंडार आपको मिलेगा खास करके कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में है। लौह अयस्क का उत्पादक राज्य देख लें तो ये राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये था लौह अयस्क। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तांबा क्षेत्र। तांबा क्षेत्र की बात करें, तांबा के बारे में बात करें तो पहले देखते हैं इसके बारे में कुछ जो विशेष जानकारी है। तांबा बिजली का सुचालक है और तांबा का जो प्रयोग होता है बिजली के तार, बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग था, जैसे घरेलू बर्तन और सिक्के बनाने में इसका उपयोग होता था। एक जो महत्वपूर्ण सवाल इसके अंतर्गत जो देखेंगे कि तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद साइंस में भी आपको ऐसा सवाल मिल सकता है कि तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। हालांकि कंपटीशन में आप जाएंगे तो इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं
कि तांबा और तांबा के साथ क्या मिलाकर पीतल बनाया जा सकता है, या तांबा जस्ता मिलाकर क्या बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर है तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। और अगर कांसा बनाना हो, आप लोग कांसा का थाली वगैरह देखे होंगे, तो तांबे में टीन की मिलावट की जाती है। जब कांसा बनाना हो तो तांबे में टीन की मिलावट, टीन को मिलाया जाता है, तो फिर कांसा बनाया जाता है। मुख्य तौर पर इसका जो क्षेत्र है झारखंड में मिलेगा आपको, ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तराखंड। अब सवाल था हमारा, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर अभ्रक होगा। इसका आंसर होगा अभ्रक। अगला सवाल है, ये सवाल हो गया 1 नंबर। 2 नंबर सवाल है, डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? देखिए पहले डेक्कन ओडिसी इसको समझते हैं। देखिए ये भारतीय रेलवे के जो है महाराष्ट्र मार्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पर आधारित है। मतलब ये एक विशेष प्रकार का ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन, जिसमें सारी सुविधाएं लोगों को मिलती है। और यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। अब पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें तो पैलेस और ऑन व्हील्स जो है आपका भारत की एक विलासदायी रेलगाड़ी है। विलासदायी मतलब सारी सुख सुविधाओं से लैस होता है रेलगाड़ी, वही है विलासदायी रेलगाड़ी। इसे भारतीय रेल द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया है। तो पैलेस ऑन व्हील्स के आधार पर ही डेक्कन ओडिसी नामक जो है एक लग्जरी रेलगाड़ी है, और इसको महाराष्ट्र में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो सवाल है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो निश्चित तौर पर इसमें आपको आंसर मिल गया कि महाराष्ट्र। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र, मैं डायरेक्ट इसके आंसर पर आता हूँ। भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे, इसका जो मुख्यालय है दिल्ली है, और इसके अंतर्गत जो इसके डिवीज़न में जो आते हैं अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इस सवाल का देखते हैं, विकल्प को देखें हम तो पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। सिर्फ हम यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग को अगर समझ लें तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा कि उपभोक्ता उद्योग वो उद्योग हैं जो एक बड़े पैमाने पर लोगों को उपभोग के लिए माल तैयार करता है, सामान तैयार करता है। आप समझ गए हो शायद कि उपभोक्ता उद्योग वो उद्योग हैं जो एक बड़े पैमाने पर लोगों के लिए उपभोग के लिए माल तैयार करते हैं, सामान तैयार करते हैं उसके लिए। तो शायद आपको पता चल जाएगा कि ये चीनी उद्योग है, जो कि प्रत्येक दिन आदमी को बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला ये सामान है जो उपभोक्ता के उद्योग के अंतर्गत आता है। तो अगला सवाल देखें, 5 नंबर, बोकारो इस्पात यंत्र। बोकारो इस्पात यंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? देखिए लगभग जितने भी स्टील सिटी वगैरह हैं, जितने भी हैं, कहीं ना कहीं किसी देश का सहयोग रहा है और उस सहयोग से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, ये जो है रूस के सहयोग से बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और गोवा। इस सवाल में कई कन्फ्यूजन है। हालांकि लौह इसके बारे में अभी मैंने पहला सवाल में आप लोगों को बहुत कुछ बताया। इस सवाल में एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि सर्वाधिक
यहाँ पर सवाल को गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्या देता है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद पता चलेगा कि लौह अयस्क उत्पादक राज्य है भारत का सबसे बड़ा। तो मैं बता दूं कि सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले भारत के 3 राज्य, देखिए लौह अयस्क भंडार वाले भारत के 3 राज्य जहाँ पर भंडार है वो है कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड। पहला है कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड। और दूसरा जो है सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाले, पहला था भंडार वाले, मतलब जहाँ है भंडार, और दूसरा है उत्पादन करने वाले। तो सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाले भारत के 3 जो राज्य हैं वो ओडिशा है, कर्नाटक है और झारखंड है। तो हमारा सवाल था कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो निश्चित तौर पर आपको आंसर मिल गया कि ओडिशा सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। लेकिन अगर भंडार की बात करेंगे तो फिर आपका कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार है। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा है बैटलेट्स कन्वेंशन, तीसरा है विश्व आपदा कन्वेंशन और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। शायद आपको याद होगा जब आप भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे संसाधन, तो ये चीज़ आपको मिला होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कन्वेंशन हुए थे, जिसमें कि ये कन्वेंशन महत्वपूर्ण था कि जो 1968 में हुआ था। तो इसका आंसर देखेंगे, क्लब ऑफ रोम ने जो है 1968 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और उपभोग के लिए जो प्रस्ताव रखा था वही कन्वेंशन था। ये अफ्रीका में हुआ था, इसीलिए इसको अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये सब, जितना भी है सवाल वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। समय निकालकर ज़रूर पढ़ें और इसी तरह तैयारी करने से आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा निश्चित तौर पर, आप अगर ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ये इतिहास का सवाल आपका आ गया। तो इसका आंसर आप लोग बहुत, चूँकि हाईलाइटेड सवाल है इसलिए आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यहाँ पर थोड़ा समझने की, वास्तुकार, देखिए एक शब्द आया है वास्तुकार। वास्तुकार जैसे आज के डेट में अगर मुझे घर बनाना है तो क्या करते हैं, उसका नक्शा बनवाने का प्रयास करते हैं, नक्शा के द्वारा ही अपने घर को बनाते हैं। इसलिए कि नक्शा में जो इंजीनियर होते हैं वो उन्हें पता होता है कि कितने क्षेत्र में क्या बनाना चाहिए। अगर जितना बड़ा एरिया है उसके अनुसार ही सारी चीज़ों को सजाना हो, चाहे किचन की बात करें, बाथरूम हो, चाहे रूम की बात करें। तो वास्तुकार यहाँ इंजीनियर से हो गया एक तरह से कि उसका प्रारूप किसने बनाया था, है ना। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार बिस्मार्क था। अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर का सवाल है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल आपके परीक्षा से लेकर कंपटीशन तक ये पूछे जाते हैं ये सवाल। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ? देखिए ये बहुत आसान है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ, लेकिन ये जरूरी जानना बहुत ज़रूरी है कि गोलघर का जो निर्माण है किस उद्देश्य से किया गया था। क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड सवाल है इसलिए आंसर देना बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि 1786 में इसका जो है निर्माण हुआ था। लेकिन इसका उद्देश्य देख लें हम लोग तो शायद और भी क्लियर होगा। उस समय जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसने गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। और उसमें जो ब्रिटिश इंजीनियर था, जो कप्तान था उसका, जॉन गॉस्टिन ने ब्रिटिश फौज के लिए अनाज भंडारण के लिए इसका जो है इसके ढांचे का निर्माण किया था। ब्रिटिश फौज के लिए किया गया था, इसका अनाज भंडारण के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसका जो निर्माण किया था 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था
और इसका जो निर्माण संपन्न हुआ ब्रिटिश राज में ही हुआ 20 जुलाई को। ये 20 जुलाई 1786 में संपन्न हुआ था। तो देखिए, सिर्फ इसके ईस्वी को पढ़ लेना यहीं समाप्त नहीं हो जाता हमारा उत्तर, लेकिन अगर इसके तथ्यों को पढ़ते हैं, इससे संबंधित बातों को पढ़ते हैं, तो और भी सवाल हमारा क्लियर होता है। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर का सवाल है हमारा। अगला सवाल है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। ऊपर जैसे हमने पढ़ा बोकारो स्टील सिटी किसकी सहायता से बना है, तो रूस की सहायता से सूचित है कि राउरकेला उस लौह इस्पात उद्योग है। ये मतलब कहाँ है? ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए, इसको आंसर को बाद में देखेंगे, इससे संबंधित बातों को पहले समझ लें कि राउरकेला जो कारखाना है वो ओडिशा में है। और यहाँ पर जो है ना, ये कच्चा माल, मतलब जो भारत है कच्चा लोहा और इस्पात बनाता है। बात समझ जाइएगा कि भारत कच्चा लोहा और इस्पात बनाता है। और यह जो उद्योग है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और इसके सहायता के लिए जो योजना के अंतर्गत जो जर्मनी की सहायता से जो बनाया गया था, ये उद्योग राउरकेला लौह इस्पात जो उद्योग है 1959 में बनाया गया था। तो आप याद रखेंगे, ये उद्योग बनाया था 1959 में, राउरकेला उद्योग। इसका आंसर भी आपको मिल गया, ओडिशा में है। और यह क्या काम करती है? तो भारत कच्चा लोहा और इस्पात बनाता है। अब इससे संबंधित सवाल है कि द्वितीय किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था, तो निश्चित तौर पर हम जवाब उसका दे सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया था। किसकी सहायता से बनाया गया था? तो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। कब बनाया था? तो 1959 में बनाया गया था। देखिए कितना सवाल है इसके अंतर्गत, इसी को जानना जरूरी है। यही तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ और बार बार जोड़ दे रहा हूँ कि आप इस तरह से पढ़ो। इस तरह से पढ़ने से 100% नंबर होगा। ऐसे ही नहीं मैंने थंबनेल में बनाया है कि 100% नंबर आएगा, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो इसका आंसर मुझे मिल गया कि राउरकेला और लौह इस्पात जो है कहाँ है? ओडिशा में है। कब बनाया गया? तो 1959 में बनाया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इस तरह कई सवाल आपको जानने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है बुद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट फेटो, और डी नंबर है बी और सी। हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और इसका जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है दास कैपिटल, ये बहुत फेमस है, जो कि कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके मैट्रिक में भी बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। पहले कार्ल मार्क्स के बारे में जान लें कि कार्ल मार्क्स जो है जर्मन दार्शनिक था, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। और इसका जो पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स था। यह जो है एक यहूदी, इसका जो जन्म हुआ था यहूदी परिवार में हुआ था। तो मुख्य तौर पर यह भी जानना जरूरी होता है। अब इसके उत्तर को अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दास कैपिटल तो था ही, लेकिन एक ऑप्शन देख रहे हैं डी, बी और सी। तो आपका ये सवाल, चूँकि ये काफ़ी फेमस है दास कैपिटल, इस पर मैंने जोड़ दिया था, लेकिन इसका जो आंसर होगा कम्युनिस्ट फेस्टो और दास कैपिटल, इसलिए जो इसका आंसर होगा बी और सी। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर जो आपका सवाल है। 13 नंबर सवाल है कि भारत में महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दी गई है या की गई है? तो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको ये जानना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग हर एक साल ये पूछ ही देता है लगभग। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था, जिसका खास करके आरक्षण की व्यवस्था का मतलब है यहाँ पर कि मतलब रोटेशन प्रणाली होता है कि महिलाओं को स्थान दो। चाहे आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि कई पदों के लिए चुनाव होता है पंचायती राज के अंतर्गत, जिसमें कि आपका मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड आदि आते हैं, जिला परिषद,
आदि आते हैं और उसका चुनाव होता है और सभी में महिलाओं की भागीदारी दी गई है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है आपका, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हालांकि बहुत हल्का सवाल है, लेकिन जब नहीं बने तो बहुत भारी सवाल हो जाता है वो। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। और अंतिम सवाल जो है आज का, जो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? कौन आवंटित करता है? तो ये बहुत सीधा साधा आंसर है, कभी भी आंख बंद करके आप मार सकते हैं इस सवाल का आंसर कि चुनाव आयोग जो है, भारत कोई भी राजनीतिक दल होता है तो उसका जब भी चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा वो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ही सभी दलों को आवंटित करता है। तो ये हमारा था आज का महत्वपूर्ण 15 सवाल और इसी तरह के 15 सवाल को आगे भी लेके आएंगे। जैसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा वीडियो। और एक बार और कहना चाहेंगे कि अगर पसंद आए तो इसे मन लगाकर पढ़ें, इसको सुने 1-2 बार, ताकि आपको पढ़ने के दौरान ही सारी बातें याद हो जाए। और अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि शेयर करें, शेयर करने से फिर दूसरे बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा। और अपनी राय ज़रूर दें। राय देने से हमें जानकारी मिलेगी कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो फिर उसको सुधार करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।